हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो हमारा सैटरडे इवनिंग विद विवेक का टॉपिक है वो ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने का और उसमें एक्सीलेंसी लाने का या उसमें सक्सेसफुल होने का तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग दैट टीचिंग। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को जब मैं ध्यान से देखता हूँ और समझता हूँ तो इसका रिजल्ट निकल कर आता है कि ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग दीज थिंग्स लर्न। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है आप उसको ध्यान से देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि कौन इस चीज को कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो इस चीज को फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर चलें तो सबसे पहले यह ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे मार्केट में बोला जाता है कि 97% पीपल आर लूजिंग मनी। तो यहां पर मम्मी भी यही सीख देते हैं, पापा भी यही सीख देते हैं कि बेटा मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट सट्टाबाजी है या फिर ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है। तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, उनका ये कहने के पीछे का जो रीजन है, जो बैकअप है वो क्या है। तो जब इस बात को ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसा खोते हुए देखा है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। और उन्होंने इस चीज को फर्दर ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं की कि उसने वो पैसा क्यों खोया। और हम भी जब मार्केट में इस चीज को और ध्यान से समझें और जब ये देखें कि काफी सारे लोगों ने पैसा खोया है, यहां पर जो अपने कलीग्स हैं उन्होंने पैसा खोया है, तो अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि किसने पैसा खोया और किसने पैसा बनाया, और फिर हम दोनों के बिहेवियर को लेकर अगर एक बार ऑब्जर्व करना, फर्दर ऑब्जर्व करना शुरू करें कि जिसने पैसा कमाया वो क्या करता है और जिसने पैसा खोया वो क्या करता है, फाइनली शायद ये रिजल्ट निकल कर आएगा कि जिसने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए उसके पैसे बन गए और जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया उसके पैसे नहीं बने। फर्दर जिन लोगों ने डायरेक्ट इक्विटीज में भी इन्वेस्ट किया उसमें भी हम ये देखेंगे जिसने अच्छी कंपनीज में पैसे लगाए उसके पैसे बन गए और जिसने अच्छी कंपनीज में पैसे नहीं लगाए उसके पैसे नहीं बने। और जो अच्छी कंपनीज की डेफिनेशंस हैं उसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर ध्यान आएगा कि जिसने ओएनजीसी में पैसे लगाए उसके पैसे नहीं बने, जिसने कोल इंडिया में पैसे लगाए उसके पैसे नहीं बने, लेकिन जिसने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, रिलायंस इन कंपनीज में पैसे लगाए उनके पैसे बन गए। तो यहां पर किसी से हम क्या सुनते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि हम डायरेक्ट सोर्स की तरफ कैसे देखते हैं कि किसने क्या कमाया और कैसे कमाया। जब हम चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल लर्निंग निकल कर आती है। जैसे यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, कोई ऑप्शंस में बातें करता है कि मैंने इतने पैसे कमाए, कोई फ्यूचर्स में करता है, कोई कमोडिटीज में करता है, क्रिप्टो को लेकर पूरा मींस ये भरा हुआ है पूरा सोशल मीडिया के, इस तरीके से कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज ध्यान भी रखने की जरूरत है कि क्या सीरियसली पैसे कमाए गए हैं, क्या उनके सारे ट्रेड्स सीरियसली इसी तरीके से दिखाए गए हैं। कई बार इस तरह की बातें आती है कि लाइव शो करके दिखाया जाता है, लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाई जाती है कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए हैं। तो वो भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर हो रही है, जिस दिन पैसे कमाए उस दिन हमने रिकॉर्डिंग डाल दी और जिस दिन पैसे नहीं कमाए उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं डाली। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं बनेगी। जब भी किसी पर विश्वास किया जाए उसके 100 ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया जाए और 100 ट्रेड्स में अगर 90 ट्रेड्स में अच्छे पैसे बने हैं ना तो वास्तव में पैसे बने हैं, लेकिन 100 ट्रेड्स में से लेकिन अगर सिर्फ 20-30 ट्रेड्स में पैसे बने हैं तो यहां पैसे नहीं बने हैं। सेम चीज हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन लोगों ने मार्केट में बुक्स लिखी हैं उन्होंने क्या एक्चुअल में पैसा कमाया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी लोगों ने मार्केट में बुक्स लिखी हैं उन लोगों ने एक्चुअल में पैसा कमाया है और तभी उनके अंदर इतना करेज आया है, तभी उनके अंदर इतनी नॉलेज आई है कि वो अपनी नॉलेज को एक बुक के रूप में उतार के हमें दे सकें। और क्योंकि बुक्स की एडवर्टीजमेंट जनरली नहीं होती तो बुक्स, कोई भी अच्छी बुक्स जो बेस्ट सेलर बनती है, बेस्ट सेलर बुक हमारे पास तक तभी पहुंच पाती है जब उसमें कुछ अच्छा एक्चुअल में लिखा होता है, क्योंकि ये माउथ पब्लिशिंग होती है, वर्ड ऑफ माउथ होते हैं। ये किसी टीवी पर कभी एडवर्टीजमेंट नहीं होती कि ये बुक इतनी अच्छी है, उतनी बेकार बुक है। तो यहां पर हमें चीजों को ऑब्जर्व करना है बेसिक तरीके से। जैसे बच्चों की बात आती है, हम कई बार अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं कि पढ़ता नहीं है, इसका टाइम सारा वेस्ट होता रहता है, पता नहीं क्या करता है,
ये जो पता नहीं क्या करता है, इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है। वो स्टेप आगे जाया कैसे जाएगा कि सबसे पहले तो आप अपना खुद मोबाइल देखना बंद करो, जिससे आपके पास ज्यादा टाइम रह सके, क्योंकि आप खुद भी फेसबुक में लगे रहते हो, खुद भी ट्विटर पर लगे रहते हो, खुद भी यूट्यूब पर लगे रहते हो, और क्या देखते हो, एज सच एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ नहीं देखते हैं, बस देखते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं। तो पहले खुद को उस चीज से दूर रखो, अपने काम को एनालाइज करके फटाफट ड्यूरिंग द डे वाला काम फिनिश करो। उसके बाद में बच्चों को ऑब्जर्व करो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पता चलेगा बच्चे कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ एंगेज नहीं हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में गलती क्या निकलती है, आजकल के बच्चों की तो बात ही नहीं है। हमें तो इतनी देर में पिटाई हो जाती थी, पिटाई तो तभी होती थी ना जब माँ बाप को पता होता था कि हमें क्या कर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपने काम में इतनी बिजी हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब के काम में उतना बिजी नहीं है, फालतू के कामों में उतना बिजी हैं। तो पहले खुद की एक्टिविटी को भी यहां पर ऑब्जर्व करना है। तो साइमल्टेनियसली करना क्या है, अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है और बच्चों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है कि हम अपने 24 आवर्स में से कितने घंटे अच्छी चीजों में स्पेंड कर रहे हैं, कितनी चीजें फालतू के काम में स्पेंड कर रहे हैं। यहां पर मैं करेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि हमने किस चीज को ठीक करना है शुरू में, किस चीज को बेकार करना है, ये बाद की बात है। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करना है वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, हम किस टाइम पर क्या काम कर रहे हैं। जब आप 4-5 दिन अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करोगे, उसको नोट डाउन करके रखोगे कि इतने घंटे व्हाट्सएप पर गए, फिर से व्हाट्सएप उठा लिया बिना किसी मैसेज के आए, फिर से फोन उठा लिया बिना किसी फोन के आए, फिर से हम अमेज़न पर चले गए और अमेज़न पर हमने शैम्पू ऑर्डर करना था लेकिन 2 आइटम और आ गए, हम उसमें लग गए और पता चला 15 मिनट्स ऐसे निकल गए। फिर अलग से कुछ थॉट आए तो हमने कुछ और सर्च करना शुरू कर दिया, जबकि हम करने क्या गए थे, हम सिर्फ और सिर्फ शैम्पू परचेज करने गए थे अमेज़न के एप्लीकेशन पर। तो खुद की एक्टिविटीज को जब ऑब्जर्व करोगे, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हम कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, मिस्टेक को ठीक करने से पहले हमें मिस्टेक्स का पता होना चाहिए। मिस्टेक का दूसरा कोई हमें बताए, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ गेटिंग आवर मिस्टेक्स। तो यहां पर सबसे सही तरीका अपनी मिस्टेक्स को जानने का क्या है, खुद की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो, बच्चों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो, और जिनके साथ आपके रिलेशंस हैं। तो यहां पर जब ये एक्टिविटीज ऑब्जर्व करोगे, देन ओनली यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शन, और उन एक्शंस को अपने करेक्ट करो और आगे बढ़ो, बड़ा अच्छा फील होगा। सेम बात ये आती है, बहुत बार हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे और लास्ट 10 टाइम्स जब भी आपस में जितने चाहे छोटे बड़े जैसे मर्जी झगड़े हों, जब वो हुए होंगे, तो आप अगर वापस से उनको ऑब्जर्व करोगे कि सबसे पहले दिन जो झगड़ा हुआ उसका रीजन क्या था, सेकंड का रीजन क्या था, थर्ड का रीजन क्या था, फोर्थ क्या था, फिफ्थ का क्या था, आउट ऑफ 10 8 केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 7 to 8 केसेस में एक ही कोई रीजन होगा जो बार बार रिपीट होता है और उस पर हमेशा झगड़ा होता है। तो करना क्या है, उस रीजन को आपने एलिमिनेट कर देना है, उसको रिमूव कर देना है, उसको वेनिश कर देना है अपने कम्युनिकेशन से। क्योंकि अगर एक ही बात पर बार बार झगड़ा होता है तो इसका मतलब क्या है, ना तो आप सुधरना चाहते हो और ना ही जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ट्रू सेंस में नहीं, ट्रू सेंस में लाइफ पार्टनर हमारी बॉडी होती है। तो इस भौतिक जगत में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमारी लाइफ पार्टनर हैं यानी कि स्पाउस हैं, वो आपसे वो भी चेंज नहीं करना चाहते आपको, तो अपने आप को तो आप भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो किसी एक को तो इस बात पे दूर रखना पड़ेगा ना। तो आप पहले खुद समझदार बन के उस चीज को दूर करना शुरू करो, क्योंकि हम दूसरों को ठीक करें उससे पहले खुद ठीक करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि हमें पता है लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है और यहां पर तरीके से आगे बढ़ना है। तो ऑब्जर्व करो, चीजों को ठीक करो, फिर साथ में एक और चीज ऑब्जर्व करो कि कितनी बार हस्बैंड वाइफ में अच्छी बातें हुई और माहौल घर का अच्छा हुआ। तो उसमें भी आप एक ही चीज नोटिस करोगे कि आउट ऑफ 10 7 to 8 केसेस में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता होगा, जब भी वो डिस्कशन होता होगा माहौल घर का अच्छा होता होगा। तो यहां पर जो टॉपिक बेकार माहौल क्रिएट करता है, उस टॉपिक को रिप्लेस करो अच्छे टॉपिक से जिससे माहौल अच्छा होता है। लेकिन ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी, कोई थर्ड पर्सन आकर नहीं बताएगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको हमने फ्लैशबैक में जाकर सोचना पड़ेगा, उस चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर उसमें करेक्टिव एक्शन लेकर उसको रिपीट करना पड़ेगा। सेम चीज मम्मी पापा के केस में होती है। मम्मी पापा के केस में पापा से जितनी बार भी आपके झगड़े हुए होंगे छोटे मोटे, वापस से चीजें ठीक हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन 2-3 दिन के लिए भी अगर स्ट्रेसफुल माहौल रहता है ना, तो अच्छी बात नहीं है, तो उसमें भी सेम ही रीजन होंगे। तो
यहां पर बॉस के साथ भी सेम रीजन होंगे। बॉस के साथ बहुत बार क्या रीजन होगा कि आप शाम को बॉस के जाने से पहले ऑफिस से निकल जाते हो। छोटा सा पॉइंट है, 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर का पॉइंट है, लेकिन इस बात से बॉस की आंखों में आप ना थोड़े से परेशान से डिफरेंट हो जाते हो कि यार ये शायद काम नहीं करता, कम काम करता है। और अगर किसी दिन बॉस पहले आ गया और आप सीट पर नहीं मिले, अच्छा तो कल से वो 2-3 दिन लगातार जल्दी आएगा और ऑब्जर्व करेगा, अच्छा विवेक सिंघल जल्दी नहीं आता, विकास जल्दी नहीं आता, विशाल जल्दी नहीं आता। तो यहां पर उन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, हमेशा ऑब्जर्वेशन में छोटे छोटे से पॉइंट से बड़े डिफरेंस निकल कर आते हैं और हम लाइफ में बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर कोई मेहमान आया और मेहमान आते उसने कहा कि यार आज तो अच्छे लग रहे हो आप बहुत, तो यानी कि अच्छे लग रहे हो, इसके पीछे दो चीजें हैं कि आपने उस दिन जो ड्रेसिंग सेंस रखी है, जो आपने ड्रेस पहनी है, जिस तरह की ड्रेस पहनी है, या फिर आप नहाए हुए थे, अच्छे से वेल मेंटेन थे, तो सामने वाले को अच्छा लगा। तो यहां पर अपने आप में इस तरह से खुश होने के बदले कि आज तो मैं अच्छा लग रहा हूं, उसने मेरी तारीफ कर दी, इस पॉइंट पे मत जाओ। यहां पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाला जिस दिन उसने आपकी इस बात को कह के तारीफ की है, यानी कि उस पर्टिकुलर ड्रेस में वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। आपके घर कोई आए, आप नहाए नहीं हो, आप नाइट सूट में बैठे हो या फिर आप गंदे तरीके से बैठे हो, सामने वाला आया, कभी तारीफ सुनी है कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो? कभी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस तरह की ड्रेसिंग्स में। और जब भी सामने वाला आपकी तारीफ करे, यानी कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, और जो जिस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है फिर उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को कंफर्ट देना इज मींस दैट शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तभी तो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हम लाइफ को बेटर कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने कितनी बार जितने भी बिजनेसेस के ओनर्स हैं बिग कंपनीज के, फॉर एग्जांपल सुनील भारती मित्तल, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, उसके बाद में जैसे रतन टाटा या टाटा सन्स के जो सीईओ हैं वो, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ, या फिर उनके चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी, या फिर पवन गोयनका जी जो पहले सीईओ थे, और उसके अलग जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक के पुरी हो, एचडीएफसी लिमिटेड के, और चाहे वो आदित्य पुरी हो, मींस कोई भी इस तरह के लोग हों, कभी हमने किसी भी पार्टी में इन लोगों को उल्टे सीधे तरीके से डांस करते देखा है क्या? क्या बहुत ज्यादा ड्रिंक करके एक साइड में पड़े हुए देखा है क्या? कभी इस तरह की कोई भी वीडियो वायरल हुई है क्या? नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डांस करना छोड़ दो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं जब पार्टीज में जाते हैं? ना तो ये ओवर ड्रिंक करते हैं और ना ही ये डांस करते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वहां पर उस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके जो मतभेद थे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर उनको लाइट कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि उस सोशल गैदरिंग में, कैजुअल सोशल गैदरिंग में, वहां पर कोई भी अपने ऑफिशियल टास्क को लेकर बैठने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। जितनी भी सोशल गैदरिंग की जाती हैं ये चीजों को ठीक करने के लिए की जाती हैं, रिपेयर करने के लिए की जाती हैं। तो यहां पर हमें उस टाइम को वेस्ट करने के बदले, फालतू की चीजों में जाने के बदले, डांस करने के बदले हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये सोशल गैदरिंग एक दूसरे को समझने के लिए ही की जाती है, डांस करने के लिए नहीं की जाती है, ज्यादा पीने के लिए नहीं की जाती है। तो हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना है कि लास्ट टाइम आपने कुमार मंगलम बिरला जी को डांस करते हुए किसी भी पार्टी में कब देखा था? शायद कभी भी नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्टीज डांस करने की चीजें नहीं होती, ये पार्टीज एक दूसरे को समझने की चीजें होती हैं। तो हमने क्या करना है? हमने एक्चुअल जो हीरो हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उन हीरोज को ऑब्जर्व करना है कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या नहीं है, वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। उन लोगों के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं ना, या जो टीवी पर आकर चीजें बताई जाती हैं, उन चीजों को मत सुनो। डायरेक्ट कंटेंट सुनो। अगर डायरेक्ट कंटेंट सुनना है तो मुकेश अंबानी जी के डायरेक्ट इंटरव्यूज सुनो। यहां पर मुंजाल साहब के जो हीरो मोटोकॉर्प के ओनर है उनके इंटरव्यूज सुनो। यहां पर उनसे जब इंटरव्यूज सुनेंगे ना तो वो क्या बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस
की बातें करते हैं, वो फालतू की बातें नहीं करते, और जब फैमिली में रहते हैं तो फैमिलीज की बातें करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल इतना सुपर्ब होता है कि जब वो बिजनेस में होंगे, बिजनेस कलीग्स के साथ होंगे, ऑफिस कलीग्स के साथ होंगे, या वेंडर्स के साथ होंगे, या कस्टमर्स के साथ होंगे, तो बिजनेस की बातें करेंगे, और जब वो फैमिली के साथ होंगे तो वो फैमिलीज की बातें करेंगे। दे डू कीप बोथ द थिंग्स सेपरेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करके सीखा है कि अगर फैमिली में आने के बाद में हम बिजनेस की बातें करेंगे तो ना तो बच्चों को अच्छा लगता है, ना ही वाइफ को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस इनको तो काम से अलग कुछ आता ही नहीं है। और वैसे भी बिजनेस की बातें फैमिली में करके बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग चार लोग नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग एक ही इंसान कर सकता है जो उस चीज को हैंडल करता हो। क्योंकि अगर चार लोगों के साथ डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग की जाए तो या तो वो आपकी बिजनेस की कोर टीम होनी चाहिए, या फिर वो आप अकेले होने चाहिए। जिस बंदे को बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके साथ डिस्कस करके सिर्फ आप अपने डिसीजन मेकिंग को बेकार कर सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते। ये चीज भी कैसे समझ में आती है? ये चीज ऐसे ही समझ में आती है कि जितने भी बड़े लोगों ने बिजनेस में सक्सेस पाई है उन्होंने अपने डिसीजंस कैसे लिए हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब उन लोगों के इंटरव्यूज देखोगे, उन लोगों की वीडियोस देखोगे। बाकी एंकर्स की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो एडिटेड होती हैं। वहां पर मैनेजिंग एडिटर्स होते हैं, वहां सीनियर एडिटर्स होते हैं, वहां जूनियर एडिटर्स होते हैं। एडिटिंग में नहीं रखा, प्योर कंटेंट में जाओ यार, प्योर नॉलेज में जाओ, डायरेक्ट जहां पर जिन वीडियोस में एडिटिंग ना होती हो ना उन लोगों को सुनो, क्योंकि वो पढ़कर नहीं बोलते, वो दिल से बोलते हैं। तो दिल से बोलने वाले लोगों को ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो दिल से जब बोलते हैं तो वो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ को पढ़कर, सीखकर, लर्न करके बोला जाता है। सच्चाई को अंदर से बोला जाता है, लगातार बोला जाता है। कैमरे को ऑन ऑफ करके नहीं बोला जाता, लगातार बोला जाता है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट पॉइंट। यहां पर चार्ट्स में भी जब ऑब्जर्वेशन करते हो ना तो चार्ट डेली बेसिस पर क्यों देखने चाहिए? क्यों हमें चीजों को ऑटोमेट नहीं करना चाहिए कि इस स्ट्रेटजी के बेस पर हमने ये ऑटोमेशन लगाया, उसने हमें चार्ट मींस अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करके दे दी, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उससे अलग जितनी और ऑब्जर्वेशन आप कर सकते थे एवरी बिग मूवमेंट से पहले उस चार्ट ने कैसे बिहेव किया था, इस चीज का कैसे पता चलेगा? इस चीज का ऐसे ही पता चलेगा जब आप डेली बेसिस पर 200 300 चार्ट्स देखोगे एंड वीकेंड पर 1000 चार्ट्स देखोगे। इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी लोग सुपर सक्सेसफुल हुए हैं उनसे पूछकर देखो, वे स्मार्ट भी थे लेकिन हार्ड वर्कर पहले थे। हार्ड वर्किंग से हम स्मार्टनेस लेकर आ सकते हैं अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें। सक्सेसफुल लोगों के चले मींस वो जो उनके रास्ते हैं, जिस रास्ते पर वो चले हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करें। एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जैसे हम यहां पर मैं दो पॉइंट बताना चाहता हूं कि जैसे रामायण है, रामायण में राजा दशरथ हैं और रामचंद्र जी हैं। अगर हम एक पॉइंट को डिस्कस करें कि दोनों की परेशानियों का, प्रॉब्लम का रीजन क्या था, मेन प्रॉब्लम कहां से आई थी। यहां पर राजा दशरथ जी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपने बच्चों को वनवास उनकी आंखों के सामने गए और इस दुख में उनकी डेथ हो गई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था महाराज दशरथ एक बार शिकार के लिए गए थे और शिकार करने के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा तीर चलाया जो आवाज को सुनकर जहां से आवाज आई उस चीज को हिट करता था। तो जो श्रवण कुमार थे उनके माता पिता को जाकर वो तीर लगा और उनकी डेथ हो गई। और श्रवण कुमार की डेथ हो गई। यस, श्रवण कुमार की डेथ हो गई क्योंकि वो पानी भरने गए थे और उनके माता पिता ने फिर उनको श्राप दिया कि जिस तरीके से हम अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों के वियोग में मींस उनके बिछड़ने से इस दुनिया से चले जाओगे। तो यहां प्रॉब्लम क्या थी? यहां प्रॉब्लम श्राप मिलना था। लेकिन श्राप मिलने के पीछे का रीजन क्या था? श्राप मिलने के पीछे का रीजन था शिकार करना। और शिकार करना मींस किसी मींस एक जीव की हत्या करना जिसका कोई मींस जिसकी कोई मिस्टेक ही नहीं है, जिसकी कोई गलती ही नहीं है। तो यहां पर यह प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद में रामचंद्र जी की बात आती है। यहां पर रामचंद्र जी भगवान थे, वो बात ठीक है, लेकिन सीता माता को रावण उठाकर ले गया। किस केस में उठाकर ले गया? कि जब सीता माता के जिद करने पर कि आपने इस हिरण का जो गोल्ड का नजर आ रहा था कि इस हिरण को मारकर मेरे पास लेकर आना है, इसका शिकार करके लेकर आना है। तो सिर्फ ये अटेम्प्ट करना, किसी जीव को मारने के लिए अटेम्प्ट करना, ये इतना बड़ा यहां पर मिस्टेक है इस नेचर के हिसाब से कि उसको करने की वजह से उनको अपनी पत्नी को इतने लंबे टाइम के लिए खोना पड़ा और इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। तो यहां पर दोनों की ही प्रॉब्लम क्या थी? दोनों की प्रॉब्लम थी शिकार करना। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि रामचंद्र जी को इस तरह की चीजों की ये मुसीबत क्यों लेनी पड़ी, उसका कारण क्या था। जो राजा दशरथ थे उनके इस तरह की चीजें सारी सामने हैं, उस चीज का रीजन क्या
किया था। तो यहां पर रीजंस को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही यहां पर पांचों पांडवों की अगर हम बात करें तो उनका जो द्रौपदी को लेकर इतनी सारी बातें हुई, उनके साथ गलत बिहेव हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जुआ खेला, गैम्बलिंग की। इसीलिए मैं हमेशा आपसे भी मना करता हूं, इंट्राडे से दूर रहो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहो, क्रिप्टो से दूर रहो और यहां पर कमोडिटी से दूर रहो। ये सब जुए का ही रूप है, क्योंकि यहां पर बेस नहीं है, यहां बिजनेस नहीं है, ये डेरिवेटिव्स है। दिस इज अ जीरो सम गेम। तो मेन रीजंस पे जाने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। गीता पढ़ने में सिर्फ कुछ नहीं रखा, गीता को पढ़ के हर एक श्लोक में उसको ऑब्जर्व करके उसके तथ्य पर जाने की जरूरत है, डीप डाउन जाने की जरूरत है। जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा महान बनोगे, क्योंकि नॉलेज ही किसी भी इंसान को महान बनाती है। आज की वीडियो में इतना ही। ये मेन सोर्स है किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ग्रेट नॉलेज लेने का, उसको पकड़ बनाने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का। हमारी लाइफ में हमारा कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करना है? खुद को ऑब्जर्व करना है कि हम डे टू डे में क्या करते हैं और कैसे, कौन सी एक्टिविटीज को किस एक्टिविटी से रिप्लेस करके हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।